Welcome back to Ajnachal Daily Current Affairs series, and today is 31st of July. Here are the first question is, to mark the first anniversary of the National Education Policy, PM Modi launched a competency-based assessment program for grades 3, 5 and 8 introduced by the CBSE. What is the name of that program? उस प्रोग्राम का नाम है सफल. किसने लॉन्च किया है? पीएम मोदी ने. किस अवसर पर? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को पूरा 1 साल हो गया है और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इसके की पॉइंट्स आप पढ़ के रखिएगा, किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, राइट. तो अभी अभी गवर्नमेंट ने 3, 5 और 8th क्लास के लिए एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया है. ये असेसमेंट प्रोग्राम क्या करेगा? एनालाइज करेगा कि बच्चा कितना पढ़ रहा है और उसकी एजुकेशन है, उसकी जो लर्निंग है वो कितने स्ट्रक्चर्ड वे में हो रही है. तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट प्रोग्राम है और क्लास 3rd, 5th एंड 8th के लिए है. नाम क्या है? सफल. सफल का फुल फॉर्म है, यहां पर देखिए, स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट फॉर एनालाइजिंग लर्निंग. स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट फॉर एनालाइजिंग लर्निंग, राइट. तो फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में सीधे फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है. किससे रिलेटेड है ये भी पूछा जा सकता है, किस क्लास के लिए है ये भी पूछा जा सकता है. पूरी तरीके से असेसमेंट किया जाएगा कि बच्चा क्या स्किल सीख रहा है, बेसिक लर्निंग हो रही है नहीं हो रही है, राइट. नेक्स्ट हम देखते हैं, which state in India has become the first to reserve government jobs in favor of transgender persons? ट्रांसजेंडर पर्सन के लिए जॉब्स में रिजर्वेशन देने वाला पहला स्टेट है कर्नाटका. कर्नाटका ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है देश में, राइट. तो याद रखिएगा. और as per the information, the state government has improved 1% horizontal reservation. कितना रिजर्वेशन है? 1%. ये आपको याद रखना है गवर्नमेंट जॉब्स में. Next question, Intrinsic is a new company launched by which organization for building industrial robot software? Industrial robot software बनाने वाली है Intrinsic कंपनी. तो ये जो कंपनी है ये किस से एसोसिएटेड है? ये एसोसिएटेड है गूगल से, राइट. तो यहाँ पर हमारा आंसर वो गूगल की पेरेंट कंपनी है. गूगल अल्फाबेट की पेरेंट कंपनी है और अल्फाबेट ने ही Intrinsic को लॉन्च किया है. ये इंडस्ट्रियल रोबोट बनाने का काम करेगा. Next question, what is the theme of the World Day Against Trafficking in Persons for 2021? Here the answer is Victims' Voices Lead the Way. वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन ये हर साल 30 जुलाई को मनाया जाता है. ट्रैफिकिंग से आप क्या समझते हैं? अगर किसी भी ह्यूमन बीइंग को बाहर दूसरे देशों में बेचा जाता है तो उसे हम ट्रैफिकिंग बोलते हैं, राइट. इलीगल तरीके से बेचा जाता है, बिकॉज ह्यूमंस आर नॉट फॉर सेल, राइट. तो अगर उनकी ट्रैफिकिंग होती है तो उसे रोकने के लिए अवेयरनेस की काफी ज्यादा जरूरत है. हर साल 30 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है ये अवेयरनेस के लिए. और इस साल जो थीम थी वो थी विक्टिम्स वॉइसेस लीड द वे, राइट. आज क्वेश्चंस के नंबर थोड़े से ऊपर नीचे हो गए हैं, तो प्लीज आप क्वेश्चन के नंबर पर ध्यान मत दीजिए, सिर्फ क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, राइट. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द डिजिटल इकोसिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर बीइंग क्रिएटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर? नाम है एग्रीस्टेक. ये एक डिजिटल इकोसिस्टम है एग्रीकल्चर के लिए. मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इसे लेकर आई है ताकि एग्रीकल्चर के फील्ड में गवर्नमेंट चाहती है कि पूरी तरीके से एफिशिएंसी के साथ हम एग्रीकल्चर सेक्टर को इम्प्रूव कर सके, स्ट्रेंथन कर सके और फार्मर की इनकम डबल करने का जो टारगेट है उसे पूरे करने में कहीं ना कहीं ये मदद करेगा. कैसे? गवर्नमेंट क्या करेगी, फार्मर्स के डेटाबेस को अपने रिकॉर्ड्स में रखेगी डिजिटाइज्ड वे में, ताकि उन्हें पर्सनलाइज्ड सर्विसेज मिल सके. जैसे अगर हमें पता चल जाता है कि कोई भी पर्टिकुलर फार्मर ए, ठीक है, उसके पास कितना लैंड है, वो किस तरीके की खेती करता है, उसे किस तरीके से स्किल्स प्रोवाइड करने की जरूरत है, पूरा डेटाबेस गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी, जिसके बेसिस पर उसे पर्सनलाइज सर्विस दी जा सकती है. अब यहाँ पर इशू क्या आ रहा है? इशू ये आ रहा है कि इंडिया का जो इनकमिंग डेटा लॉ है फार्मर्स को लेकर, ये फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी के खिलाफ है. आप ऐसे कैसे किसी की इंफॉर्मेशन को अपने रिकॉर्ड्स में रख सकते हैं, राइट. तो कई सारे फार्मर्स का ये इशू है कि हम अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन आपको नहीं दे सकते हैं, आप इस तरीके से हमारा डेटा चोरी नहीं कर सकते या अपने रिकॉर्ड्स में नहीं रख सकते. ये राइट टू प्राइवेसी के खिलाफ होगा. लेकिन गवर्नमेंट इसके कुछ फायदे भी बता रही है. तो लेट्स सी फॉरवर्ड कि क्या होने वाला है आगे. अगला क्वेश्चन हमारा है, एज पर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड बिल 2021,
What is the maximum default amount to which pre-packed resolution is applicable? ये है 1 करोड़। 1 करोड़ रुपीस का मैक्सिमम डिफॉल्ट अमाउंट माना गया है प्री पैक्ड रेजोल्यूशन को अप्लाई करने के लिए। लोकसभा ने इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड बिल 2021 पास किया और ये अमेंडमेंट करेगा जो कि अप्रैल में प्रमोलगेट हुआ था, राइट। तो ये क्या कर रहा है, प्री पैक्स इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन को इंट्रोड्यूस करेगा फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए जो कि 1 करोड़ तक के डिफॉल्टर्स हैं। इस पैकेज प्रोसेस में मेन स्टेक होल्डर आइडेंटिफाई a prospective buyer and negotiate a resolution plan before approaching NLCT, right? अच्छा, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड किससे रिलेटेड है? दिवालिया लोगों से। जैसे कि आपने सुना होगा नीरव मोदी, राइट ऐसे कई सारे लोग हैं जो कि बैंक से लोन लेते हैं और लोन चुकाए बिना ही भाग जाते हैं, तो उनकी प्रॉपर्टी सीज करना और उनसे पैसे निकलवाना, इसके लिए पूरा कोड एक बना दिया गया है, राइट। अगला क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री इज एसोसिएटेड विद इंडिया साइकिल्स फॉर चेंज चैलेंज? इंडिया साइकिल्स फॉर चेंज चैलेंज ये प्लान है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का, क्योंकि आप देख रहे हैं कि अर्बनाइजेशन के बढ़ते दौर में पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड यूज ऑफ ऑटोमोबाइल्स, राइट। जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ेगा, शहरों में लोगों को गाड़ियों की जरूरत पड़ती है और हर एक बंदा अलग गाड़ी अपनी लेके जाता है। घर में 4 लोग हैं तो 4 गाड़ियां होने लगी हैं लोगों की, मैक्सिमम लेवल पे देखा जाता है बड़े बड़े सिटीज में। तो इससे क्या होता है, पॉल्यूशन का लेवल बहुत बढ़ता जा रहा है। तो गवर्नमेंट चाहती है कि हम बाइक से या ऑटोमोबाइल से साइकिल की तरफ वापस आए, क्योंकि साइकिलिंग इनिशिएटिव से क्या होगा, साइकिल्स किसी भी तरह का धुआं नहीं छोड़ता है, कार्बन का एमिशन नहीं करता है, इससे पॉल्यूशन का लेवल कम किया जा सकता है। सो इंडियाज टॉप 11 साइकिलिंग पायनियर्स ये टाइटल दिया गया है। मिनिस्ट्री अवॉर्डेड 11 सिटीज को अवार्ड दिया गया है इंडिया टॉप 11 साइकिलिंग पायनियर्स नाम से, जिन सिटीज में साइकिलिंग को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है और साथ ही साथ उन्हें 1 करोड़ रुपए का अवार्ड भी मिला है, ठीक है, उन सिटीज को जो कि साइकिलिंग को प्रमोट कर रहे हैं। नाम क्या है, साइकिल्स फॉर चेंज। ओके, तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसके लिए एक फर्स्ट रिपोर्ट आई थी, द डॉन ऑफ इंडिया साइकिलिंग रेवोल्यूशन, राइट। अब सीजन 2 इसका स्टार्ट हो रहा है, जिसमें कुछ और नए फैक्टर्स लेकर नए तरीके से साइकिलिंग को प्रमोट करने की आवश्यकता है। अगला बढ़ते हैं हम आगे। Which is the first state to launch free COVID-19 vaccination through private hospitals using CSR funds? ऐसा करने वाला पहला स्टेट है तमिलनाडु। तमिलनाडु has become the first in the country to launch फ्री COVID-19 वैक्सीनेशन एट प्राइवेट हॉस्पिटल। अभी तक आपने देखा होगा गवर्नमेंट अपने सेंटर्स पर फ्री में कोविड-19 वैक्सीन लगवा रही थी, लेकिन तमिलनाडु में अगर आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जाते हो तो वहां पे भी फ्री में ही वैक्सीन लगाई जाएगी और इसके लिए जो फंड आएगा वो आएगा CSR यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से, राइट। इस स्कीम के अंतर्गत 130 प्राइवेट हॉस्पिटल्स को आइडेंटिफाई किया है जो कि कोविड-19 की फ्री वैक्सीन देंगे और यूनियन गवर्नमेंट ने 75% वैक्सीन प्रोक्योर की है और रिमेनिंग 25% प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए अवेलेबल है, राइट। जैसे कि अगर 100 वैक्सीन आती है तो 100 में से 75 वैक्सीन गवर्नमेंट प्रोक्योर कर लेती है ताकि वो फ्री में गवर्नमेंट सेंटर्स पर लगाई जाए और 25% वैक्सीन ही भेजी जाती है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी यूज के लिए। Next question, what is the name of India's first indigenous physiological parameters monitoring system for COVID-19 patient? COVID-19 पेशेंट को मॉनिटर करने के लिए एक नया सिस्टम आया है जिसका नाम है कोविड बीप। याद रखिएगा कोविड बीप, ये क्या है, ये एक वायरलेस फिजियोलॉजिकल पैरामीटर मॉनिटरिंग सिस्टम है जिसे ESIC मेडिकल कॉलेज हैदराबाद ने इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ECIL और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के साथ मिलकर बनाया है। इमेज में आप देखकर समझ पाएंगे। ये देखिए, ये अपनी नर्व्स का जो हमारा जैसे दिल की धड़कन होती है ना, उसी तरीके से नर्व्स चेक की जाती हैं। नर्व्स को चेक करके बताएगा कि कोविड की क्या कंडीशन है या पेशेंट की कितनी रिकवरी हो रही है, पूरा मॉनिटर करेगा ये, राइट। तो ऐसा पहला फिजियोलॉजिकल पैरामीटर है ये इंडिया में। नाम क्या है, कोविड बीप, ओके, क्योंकि हमारी बीप को सुन के ही पता कर रहा है कि कितनी रिकवरी है और क्या कंडीशन है पेशेंट की। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, अ प्रपोजल हैज बीन रिसेंटली सबमिटेड टू मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर लार्ज स्केल डिप्लॉयमेंट ऑफ द सिस्टम
with reference to medical college admission. ध्यान से सुनिएगा. All India quota scheme was introduced in which year? ऑल इंडिया कोटा स्कीम ये आई थी 1986 में. मैंने आपको कई बार बोला है, जो चीज करंट में चर्चा में होती है सीधे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, कई बार उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है. तो अगर अभी कोई चीज बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है, आप देख रहे हैं कि रिजर्वेशन को लेकर पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है अपने अपने अधिकारों के लिए, काफी लोग इसका विरोध कर रहे हैं, काफी लोग समर्थन भी कर रहे हैं, तो ये चीजें जब बहुत ज्यादा लाइट में होती हैं तो हमें उनका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी जान लेना चाहिए. तो ऑल इंडिया कोटा स्कीम पहली बार 1986 में लॉन्च की गई थी अंडर द डायरेक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट. क्या एम था इसका? टू प्रोवाइड डोमिसाइल फ्री मेरिट बेस्ड अपॉर्चुनिटीज टू स्टूडेंट्स फ्रॉम एनी स्टेट. अगर किसी एक स्टेट का बच्चा दूसरे स्टेट में किसी मेडिकल कॉलेज में पढ़ना चाहता है, मान लीजिए कि आप मध्य प्रदेश में रहते हैं और आप चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का कॉलेज ज्यादा अच्छा है या बेंगलुरु का कॉलेज ज्यादा अच्छा है और आप वहां जाकर पढ़ना चाहते हो, तो डोमिसाइल फ्री मेरिट बेस्ड अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए आपको. ऐसा नहीं कि पर्टिकुलरली कोई स्टेट का है कि नहीं हम तो सिर्फ हमारे स्टेट के स्टूडेंट्स को ही एडमिशन देंगे, ऐसा नहीं होता है. इस स्कीम के अंतर्गत कहा गया था कि 15% यूजी की सीट और 50% पीजी की सीट्स गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में दूसरे स्टेट के बच्चों को भी दी जाएंगी. राइट. यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने अभी अभी क्या किया कि 27% रिजर्वेशन दिया है ओबीसी क्लास को और 10% रिजर्वेशन दिया है ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को ऑल इंडिया कोटा सिस्टम के अंतर्गत फॉर अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एंड डेंटल कोर्सेज फ्रॉम 21-22 ओनवर्ड्स. तो वापस से अभी देखिए रिजर्वेशन हटा दिया गया था, नीट में भी आप लोगों ने सुना होगा. तो अब गवर्नमेंट ऑल इंडिया कोटा सिस्टम के अंतर्गत यूजी और पीजी के लिए रिजर्वेशन दे रही है. ये कैटेगरी बेस्ड रिजर्वेशन है, 27% ओबीसी के लिए और 10% ईडब्ल्यूएस के लिए. अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइगर रिजर्व्स ऑफ इंडिया हैव रिसीव्ड एक्रेडिटेशन ऑफ द ग्लोबल कंजर्वेशन अश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स. यहाँ पर एक शब्द मिलेगा आपको, कैट्स. पहली बात तो ये जानना जरूरी है कि कैट्स क्या है. कैट्स का फुल फॉर्म है कंजर्वेशन अश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स, यानी ऐसे स्टैंडर्ड सुनिश्चित करना जो कि टाइगर के कंजर्वेशन पर ध्यान दे. राइट. तो इंटरनेशनल टाइगर डे था. इंटरनेशनल टाइगर डे के मौके पर भूपेंद्र यादव, जो कि हमारे यहाँ मिनिस्टर फॉर एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, उन्होंने कहा कि 14 टाइगर रिजर्व जो इंडिया के हैं उन्हें एक्रेडिटेशन ऑफ द ग्लोबल कंजर्वेशन टाइगर अश्योर्ड स्टैंडर्ड्स यानी कैट्स के तहत रखा जा रहा है. ये 14 टाइगर रिजर्व्स होंगे मानस, काजीरंगा, औरंग जो कि असम में है, सतपुड़ा, कान्हा और पन्ना ये मध्य प्रदेश में है, पेंच महाराष्ट्र. पेंच जो टाइगर रिजर्व है ये महाराष्ट्र में भी है और मध्य प्रदेश में भी है. राइट. तो महाराष्ट्र वाला एरिया यहाँ पर काउंट हो रहा है, तो याद रखिएगा. वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार, दुधवा उत्तर प्रदेश, सुंदरबंस वेस्ट बंगाल, पराम्बिकुलम ये केरला में है, बांदीपुर कर्नाटका में है, मुदुमलाई और अनमलाई ये तमिलनाडु में है. ये 14 जो टाइगर रिजर्व्स हैं इंडिया के, इनके पास ऐसे स्टैंडर्ड्स हैं जो कि कंजर्वेशन पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं और पिछले कुछ सालों में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है टाइगर कंजर्वेशन को लेकर. हम सभी ने डिस्कस किया था टाइगर इंटरनेशनल टाइगर डे के दिन कि T/2 यानी टाइगर को डबल करने का टारगेट रखा गया था 2022 तक के लिए और ये टारगेट सेट हुआ था 2010 में रशिया में. राइट. तो अब ये जो टारगेट रखा है इसी की दिशा में ये कदम है कैट्स, जो कि टाइगर स्टैंडर्ड्स के कंजर्वेशन को सुनिश्चित करता है. तभी तो हम टाइगर की पॉपुलेशन डबल कर पाएंगे. इन सारे टाइगर रिजर्व्स में काफी अच्छा मॉनिटरिंग सिस्टम है जिससे टाइगर्स की डेली रूटीन को समझ पाते हैं और उनकी कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी उसके अकॉर्डिंग प्लान कर पाते हैं. अगला क्वेश्चन है, as per ICMR's 4th serology survey released in July 2021, which state has the highest COVID-19 seroprevalence? COVID-19 seroprevalence सबसे पहले आपको समझने की जरूरत है. इसका मतलब है कि frequency of individual with antibody. आपने इतने दिनों में ये तो समझ गए होंगे आपके COVID-19 से ठीक होने के बाद बॉडी में एंटीबॉडीज जनरेट हो जाती हैं जो कि एक तरह से रेजिस्टेंस का काम करती हैं कोविड वायरस के प्रति.
राइट तो ऐसे लोग जिनमें एंटीबॉडीज डेवलप हो गई हैं उनकी फ्रीक्वेंसी को ही सेरो प्रेवलेंस कहा जा रहा है। राइट तो अब यहाँ पर गवर्नमेंट ने एक सर्वे किया जिसमें पता चला कि किन स्टेट्स में सबसे ज्यादा सेरो प्रेवलेंस है, मतलब सबसे ज्यादा एंटीबॉडीज वाले लोग हैं, और किन स्टेट्स में सबसे कम एंटीबॉडीज वाले। जितनी ज्यादा एंटीबॉडी उतनी ज्यादा इम्यूनिटी, उतने ज्यादा लोग सेफ रहेंगे, सिक्योर रहेंगे, उन्हें दोबारा से कोविड-19 नहीं होगा। तो ये हमें देखना है कि हाईएस्ट सेरो प्रेवलेंस यानी ज्यादा एंटीबॉडीज वाले स्टेट कौन से हैं। पहले नंबर पर है मध्य प्रदेश 79%, फिर राजस्थान, बिहार, गुजरात और छत्तीसगढ़, ये टॉप 5 है सेरो प्रेवलेंस में। लोएस्ट 5 यानी जिनकी इम्यूनिटी सबसे कमजोर है, जिनमें सबसे कम एंटीबॉडीज डेवलप हुई हैं, वो है केरला, टॉप पे केरला है। फिर असम, महाराष्ट्र, हरियाणा और वेस्ट बंगाल, ये आपको याद रखना है। केरला का 44.4% है, राइट, और मध्य प्रदेश जिसका सबसे ज्यादा है 79%। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन द महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2021। महाराष्ट्र भूषण अवार्ड जो है ना, वो महाराष्ट्र का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड माना जाता है। जिस तरीके से भारत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड क्या है, भारत रत्न, उसी तरीके से महाराष्ट्र का है महाराष्ट्र भूषण अवार्ड। राइट तो ये अवार्ड किसको दिया गया है, आशा भोसले जी को। आशा भोसले जी को दिया गया है क्योंकि बहुत ही अच्छी गायिका है और काफी अच्छा काम किया है इन्होंने इस क्षेत्र में, काफी अच्छी उपलब्धि हासिल की है। 2021 के लिए आशा भोसले जी को प्रदान किया गया है और इसे अनाउंस किया अमित देशमुख ने, जो कि कल्चर अफेयर्स मिनिस्टर है महाराष्ट्र के। आपको बता दें कि ये लिटरेचर, आर्ट, स्पोर्ट, साइंस, सोशल वर्क, जर्नलिज्म या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अच्छा काम करने के लिए दिया जाता है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से। पहली बार दिया गया था 1996 में और पुरुषोत्तम लक्ष्मण देशपांडे ये इसके पहले रेसिपिएंट थे। इसमें जो कैश प्राइज होता है वो 10 lakhs का होता है, साथ ही में एक साइटेशन और मोमेंटो भी दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, which company collaborated with CBSE and Ministry of Education for AI for All initiative? AI for All initiative CBSE ने इंटेल के साथ कोलैबोरेट किया है ताकि स्टूडेंट्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सेल्फ पेस्ड लर्निंग प्रोग्राम लॉन्च किया जा सके और वो घर पे रहकर प्रोफेशनल की तरह एआई को सीख सके। ये दो सेक्शंस में होगा, एआई अवेयरनेस 2.5 आवर्स और एआई एप्रिसिएशन 2.5 आवर्स, यानी टोटल 5 आवर्स का ये बेसिकली प्रोग्राम होने वाला है। एआई फॉर ऑल किसका है, सीबीएसई प्लस इंटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूत जोलोकिया चिलीज फ्रॉम नागालैंड एक्सपोर्टेड टू डैश फॉर द फर्स्ट टाइम। देखिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि नागालैंड ने किस देश को ये चिली एक्सपोर्ट की है, लंदन को की है, आंसर सही है। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि भूत जोलोकिया चिलीज फेमस कहाँ पर है, तो ये नागालैंड की फेमस चिलीज हैं। राइट इन्हें किंग चिली और भूत जोलोकिया चिली भी बोलते हैं नागालैंड की। यहाँ पर डी लिखा हुआ है, ये गलत है, ई आंसर सही है आपका लंदन। राइट तो पहली बार लंदन इनको एक्सपोर्ट किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन क्राउन्ड मिस इंडिया यूएसए 2021 एट द ब्यूटी पीजेंट। मिस इंडिया यूएसए चुनी गई है वैदेही डोंगरे। 25-year-old girl from Michigan has been crowned with Miss India USA 2021. अगला क्वेश्चन, हु won the presidency of the 76th session of United Nations General Assembly। बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है यूएनजीए। यूएनजीए के प्रेसिडेंसी इलेक्शन में अभी अब्दुल्ला सहीद जीत गए हैं। फॉरेन मिनिस्टर ऑफ मालदीव रह चुके हैं ये फॉरेन मिनिस्टर ऑफ मालदीव अब्दुल्ला सहीद। इन्हें 76th सेशन जो था यूएनजीए का, इसमें प्रेसिडेंसी इलेक्शन के तौर पर ये जीत गए हैं। राइट तो याद रखिएगा अब्दुल्ला सहीद। So this is all for today. Thank you so much guys and stay tuned with EduNatural.